चलिए शुरू करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। बच्चों में नैतिक तर्क का विकास। पियाजे के अनुसार बच्चों में नैतिक विकास खेल के दौरान खेल के नियमों के प्रति उनकी समझ का अवलोकन करके समझा जा सकता है। वह बच्चों के नैतिक विकास की दो अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं, नियम पालन की नैतिकता हेटेरोनोमस तथा रजामंदी की नैतिकता यानी कि ऑटोनोमस। ठीक है, देखिए जो प्याजे हैं उनके अनुसार नैतिकता का विकास दो प्रकार का होता है। पहला है हेटेरोनोमस, दूसरा है ऑटोनोमस। यानी कि हेटेरोनोमस में बच्चा नियम के पालन की नैतिकता में आता है और ऑटोनोमस में रजामंदी की नैतिकता में आता है। अब देखिए हेटेरोजीनस या हेटेरोनोमस में क्या है। बच्चों का मानना है कि नियम सार्वभौमिक है जो किसी बाहरी प्राधिकरण के द्वारा तय किए जाते हैं एवं थोपे गए हैं। वे मानते हैं कि नियमों को बदला नहीं जा सकता, परंतु जो नियमों को तोड़ेगा उसे दंड अवश्य मिलेगा। क्योंकि बच्चे नैतिक विकास की इस अवस्था में नियमों की अपरिवर्तनशीलता को मानते हैं, वे कभी भी इन नियमों के परिवर्तन के प्रति कोई लचीलापन नहीं दिखाते। तो जो पहली अवस्था है बच्चों की नियम पालन की यानी कि हेटेरोनोमस या हेटेरोजीनस भी कह सकते हो, उसमें बच्चे ये समझते हैं कि नियम का पालन करना कंपल्सरी है, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। अगर आप नियम का पालन नहीं करोगे तो आपको दंड मिलेगा। ठीक है, दूसरी है रजामंदी की नैतिकता। इसमें जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी नैतिकता की समझ ज्यादा लचीली होने लगती है। बच्चे विश्वास करने लगते हैं तथा वह विश्वास करते हैं कि नियम सभी के लोगों के लिए होते हैं तथा यदि ऐसा नहीं है तो सभी की सहमति से इन्हें बदला जा सकता है। इस अवस्था में बच्चा नियम बदलने पर अपनी राय देता है, यानी कि अगर सबकी सहमति हो तो आप नियमों को बदल भी सकते हो। उसका खुद पर विश्वास आने लगता है कि अगर कोई चीज समाज के लिए सही नहीं है, कोई नियम ऐसा है जो समाज के लिए सही नहीं है, हम उसे बदल सकते हैं आपसी रजामंदी से। ठीक है, आगे फिर आते प्याजे के बाद लॉरेंस कोहलबर्ग। नैतिक विकास के 3 चरण हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। पहला है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, फिर है पारंपरिक नैतिकता, फिर है उत्तर पारंपरिक नैतिकता। देखिए पूर्व पारंपरिक नैतिकता में बच्चा ये सोचता है कि परिवर्तन नहीं किए जा सकते नियमों के अंदर, हमें नियम मानने ही होंगे, अगर नियम नहीं मानेंगे तो हमें दंड दिया जाएगा। दूसरे में क्या है, पारंपरिक नैतिकता में बच्चा लचीलापन नियमों के पालन में ला देता है, यानी कि हम आपसी सहमति से बदल सकते हैं। इन्होंने फिर एक अवस्था और दी थी उत्तर पारंपरिक नैतिकता की। इस अवस्था में वे लोग आते हैं जो इन नियमों से ऊपर उठ जाते हैं और जो दैनिक जीवन के हमारे मूलभूत कर्तव्य हैं, हमारे नियम हैं, उनको मानते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी जैसे, जीसस जैसे लोग। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पूर्व पारंपरिक नैतिक स्तर में बच्चे अपने आसपास के लोगों से सही और गलत की समझ सीखते हैं। बच्चे का आचरण बाह्य कारकों जैसे स्वीकृति और अस्वीकृति या पुरस्कार और दंड के द्वारा निश्चित होता है।
इस प्रकार बच्चे का व्यवहार आज्ञा पालन तथा दंड की ओर प्रवृत्त होता है। जैसे ही बच्चा मध्य बाल्यावस्था में पहुंचता है, उसकी पारंपरिक संबंधों को तथा नैतिक आचरण को समझने की क्षमता बढ़ जाती है तथा यह किशोरावस्था तक लगातार विकसित होती रहती है। पारंपरिक नैतिक अवस्था में बच्चे यह विश्वास करते हैं कि नियम समाज की भलाई के लिए नहीं है, तो उन्हें बदला जा सकता है। उत्तर पारंपरिक अवस्था में बच्चा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों या अपनी आत्मा की आवाज पर चलता है, बाह्य प्रभावों से प्रभावित नहीं होता। एक व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को, जैसे जीवन मूल्य को मूल्यों के कर्म में सर्वोपरि रखता है और उसके लिए नियमों कानूनों को तोड़ भी सकता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत 3 अवस्थाएं जिसमें थी दिया गया किसके द्वारा? कोहलबर्ग के द्वारा। पूर्व पारंपरिक अवस्था और पारंपरिक और आगे पश्च पारंपरिक अवस्था या उत्तर पारंपरिक अवस्था कहते हैं, तीसरी अवस्था को। ठीक है, आगे वह अवस्था जब बच्चा समाज के नैतिक नियमों को स्वीकार करने से पहले सही और गलत के प्रति अपनी समझ को भी शामिल करता है। वो इन तीनों में से कौन सी अवस्था है? वो हमारी अवस्था है पारंपरिक नैतिकता की अवस्था, जिसमें बच्चा अपनी सही और गलत की समझ को भी शामिल करता है। क्यों? क्योंकि पारंपरिक नैतिकता की अवस्था में बच्चा नैतिक मूल्यों के प्रति लचीलापन लाता है और ये समझता है कि समाज के लिए अगर कोई नियम गलत है तो उसे आपसी सहमति से बदल देना चाहिए। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्याजे ने नैतिकता डैश और डैश के द्वारा व्यक्त की। प्याजे ने नैतिकता किसके द्वारा प्रकट की है? एक तो इनकी अवस्था थी नियम पालन की और एक इनकी थी रजामंदी की। फिर है नियम पालन की। नैतिकता में बच्चे मानते हैं कि नियम कैसे हैं, हमारे सार्वभौमिक हैं एवं इन्हें मानना जरूरी है कि नियम तो बना दिए गए हैं किसी बाह्य के द्वारा और ये सार्वभौमिक है, इन्हें मानना जरूरी होता है। फिर है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास, जिसे इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं, ये मनुष्य के बौद्धिक विकास से संबंधित है, यानी कि सोचने समझने की जो अवस्था है, जानने की अवस्था, याद करने की, पहचानने की, वो सब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है। इसमें जानना, सोचना, याद करना, पहचानना, वर्गीकरण करना तथा कल्पना करना आदि प्रक्रियाएं शामिल हैं। स्विस मनोवैज्ञानिक प्याजे के अनुसार बच्चे नए विचारों तथा चुनौतियों को अनुभव कर संसार के बारे में अपनी समझ बनाते हैं। वह आसपास के साथ पारस्परिक क्रिया के द्वारा अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। संज्ञानात्मक विकास बच्चे के परिपक्व या प्रौढ़ होने के साथ बढ़ता जाता है। जो स्विस मनोवैज्ञानिक प्याजे थे, उनका मानना था कि बच्चे अनुभव के द्वारा जो समाज में अनुभव करते हैं उसके द्वारा सीखते हैं, यानी कि समाज में अनुभव करते हुए जो जो चुनौतियां उनके सामने आती है, जो जो विचार उनके सामने आते हैं, उसी से वो अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और ये
ज्ञान का निर्माण उनके परिपक्व या प्रौढ़ होने तक चलता रहता है। ठीक है, कोई भी बच्चा पैदा होते ही सारा ज्ञान लेकर के नहीं आता, वो धीरे धीरे समाज में रहता हुआ ज्ञान अर्जित करता जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है वो 4 अवस्थाओं में है। यह अवस्थाएं सभी व्यक्तियों में समान रूप से प्रकट होती है, किसी भी एक अवस्था को छोड़ा नहीं जा सकता। फिर भी जिस गति से बच्चे इन अवस्थाओं से गुजरते हैं उसमें व्यक्तिगत अंतर कुछ सीमाओं के भीतर भिन्न हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा एक अवस्था में जल्दी अपनी पावर बढ़ा ले और फिर वो सेकंड अवस्था में चला जाए। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा धीमा हो एक अवस्था में विकास में और दूसरी में तेज हो जाए, यानी कि चलना तो उसे इन चारों अवस्थाओं से होकर ही पड़ेगा। अब उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी 4, वो इस तरह से है। पहली अवस्था है संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, जो है 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। संवेदी संक्रियात्मक अवस्था। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष की। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से 11 वर्ष की। फिर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 वर्ष या उससे अधिक के। तो इन्होंने पियाजे ने जो स्विस वैज्ञानिक थे कहा था कि बच्चा अपने संसार में जो अनुभव करता है, आसपास से जो चुनौतियां विचार ग्रहण करता है, उसी से उसका ज्ञान बढ़ता है। और उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा। सभी आपस में जुड़ी हुई होती हैं, कुछ स्थितियों में भिन्नता होती है। ये 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं। संवेदी संक्रियात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 से अधिक। अब देखिए, पहले हमारा जो विकास होता है वो मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, इसीलिए इनकी पहले मूर्त अवस्था आई है और बाद में इनकी अमूर्त अवस्था आई है। यानी कि 7 से 11 वर्ष में बच्चा जो अपनी आंखों के सामने चीजें देखेगा उनसे ज्ञान अर्जित करेगा। फिर 11 से अधिक जब उम्र में जाएगा वो बच्चा, तो उसने जो मूर्त चीजें देखी है उनके द्वारा वो अपनी कल्पनाएं करना शुरू कर देगा और उसे अमूर्त चिंतन की अवस्था में आना पड़ेगा, या बच्चा स्वयं अमूर्त चिंतन में आ जाता है। ठीक है, अब हम इनके बारे में बिल्कुल आराम से ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो इनकी पहली अवस्था है वो संवेदी संक्रियात्मक अवस्था है, जो है 0 से 2 वर्ष की। पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था को संवेदी संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं और दूसरे को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो है 2 से 7 वर्ष। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो है 7 से 11 वर्ष, और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष या उससे अधिक। संज्ञानात्मक विकास का यह चरण जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवधि में पूरा होता है। पियाजे मानते थे कि शिशु या बच्चा सक्रिय रूप से सीखने वाला होता है, जो कि वातावरण में होने वाले उद्दीपकों या प्रेरणा के प्रति उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया करता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो एकदम प्रतिक्रिया करते हैं किसी भी चीज को देख करके। अगर उनके सामने
उनका खिलौना बजने लग जाए तो वो कितनी जल्दी से खुश होते हैं, कितना उत्साह उनके अंदर आ जाता है। जब वो अपनी मम्मी को देखते हैं, अपने पापा को देखते हैं, तो कैसे कहते हैं कि मुझे गोदी में ले लो, अपने इशारे करके। और उस टाइम में उनके चेहरे पर जो उनका उत्साह देखने वाला होता है, वो बस ऐसा होता है कि मन मोह लेता है सामने वाले का। और उन बच्चे के माता पिता एकदम से अपने बच्चे को गोदी में उठा लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे प्याजे थे वो मानते थे कि शिशु या बच्चा सक्रिय रूप से सीखने वाला होता है, जो कि वातावरण में होने वाले उद्दीपकों या प्रेरणा के प्रति उत्साह पूर्वक प्रतिक्रिया करता है। वह तीव्रता से सीखता है और वातावरण में विभिन्न चीजों में अंतर करने लगता है। उदाहरण के तौर पर एक शिशु माँ के दूध और चम्मच के बीच अंतर करना सीख जाता है और दोनों के लिए अलग तरीके से मुंह खोलता है। यानी कि बच्चे को पता होता है कि बच्चे के मुंह में चम्मच दी जा रही है, माता का दूध दिया जा रहा है। जब माँ का दूध बच्चे के मुंह में दिया जाता है तो आप देखना कैसे बच्चा एकदम उसकी तरफ दौड़ता है, और जहां आप उसे चम्मच से दूध पिलाने के लिए करोगे तो अपना मुंह फेर लेता है एकदम। तो बच्चे को पता होता है कि कौन सा उसकी माँ का दूध है, कौन सा गाय का दूध है या दूसरा दूध है। फिर आगे, शिशुओं की जन्म के साथ प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे चूसना तथा वस्तुओं को पकड़ना आदि संज्ञानात्मक विकास का आधार बन जाती है। यानी कि बच्चा प्रतिवर्ती क्रियाएं कब करना शुरू कर देता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बच्चा कब प्रतिवर्ती क्रियाएं करना शुरू कर देता है। संवेदी संक्रियात्मक अवस्था में 0 से 2 वर्ष की उम्र में। वहां पर क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि बच्चा चूसना और वस्तुओं को पकड़ना कब सीखता है, या तो ऐसे आएगा कि प्रतिवर्ती क्रियाएं कब सीखता है, या कोई आपको एक्टिविटी दे देगा और फिर आपको नीचे 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से आपको एक ऑप्शन क्लिक करना होगा। तो आप यही ध्यान रखें कि प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अवस्था में होती हैं, संवेदी संक्रियात्मक अवस्था में होती है। समय के साथ वे स्वैच्छिक रूप से कार्य करना सीखते हैं। शिशु अपने वातावरण में अन्य व्यक्तियों का अनुकरण करना सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अन्य व्यक्तियों का अनुकरण करना भी सीखते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे ऐसे व्यक्ति का अनुकरण करते हैं जो उस समय वहां उपस्थित ही नहीं होता। इसे ही हम डेफर्ड अनुकरण कहते हैं। अब यहाँ से बनता है कि जब बच्चा ऐसे की अनुकरण करना शुरू करता है जो वहां उपस्थित ही ना हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, उस अवस्था को उसे हम कहेंगे डेफर्ड। ठीक है, कई बार डेफर्ड वर्ड ही लिखा आ जाएगा, तो वहां पर आपको डेफर्ड पर निशान लगाना होगा। अब अगर ये वर्ड याद नहीं होगा कि डेफर्ड क्या होता है, तो वहीं पर ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। जैसे कि बच्चे ने टीवी में कुछ देख लिया तो उसी की नकल करनी शुरू कर दी। बच्चे के सामने तो वो चीज नहीं है, लेकिन बच्चे ने उसमें टीवी में देख करके वो नकल करनी शुरू कर दी, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेफर्ड कहेंगे। धीरे धीरे बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होता है। बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण कब विकसित होना शुरू होता है, संवेदी संक्रियात्मक अवस्था में। अर्थात यह समझ कि वह वस्तु तब भी अस्तित्व में होती है जब वह हमें दिखाई नहीं दे रही होती है। उदाहरण के तौर पर 4 महीने का बच्चा गेंद के आंखों से ओझल होने पर उसे नहीं ढूंढता, परंतु 15 माह का बच्चा गेंद को अवश्य ढूंढेगा। उसे पता होगा कि मेरी गेंद कहीं छुपा दिया और मुझे वो लेनी है। तो 15 माह का बच्चा कब होता है, 15 माह का बच्चा 1 साल और 3 महीने का हो गया, यानी कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था में ही वो आ गया। ठीक है, तो बच्चे के अंदर स्थायित्व का गुण कब विकसित होता है, संवेदी संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। बच्चे के अंदर डेफर्ड कब विकसित होता है, संवेदी संक्रियात्मक
अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर प्रतिवर्ती क्रियाएं कब शुरू होती हैं? संवेदी संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अन्य व्यक्तियों का अनुकरण करना कब शुरू कर देता है? संवेदी संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये आपके इस पॉइंट के नोट्स हुए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, यह संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है जो कि मूलतः पूर्व तर्क संगत अवस्था है। पूर्व तर्क संगत अवस्था कौन सी है? वो है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चे की तर्क करने की शक्ति पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। यानी कि तर्क करने की शक्ति पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। वो एक लेवल तक तर्क कर सकता है, बाद में छोड़ देगा, वो अपने पॉइंट से भटक जाएगा वो। ठीक है, यह 2 से 7 वर्ष तक की आयु के बच्चों में होती है। कुछ संज्ञानात्मक सीमाएं इस अवस्था पर बच्चों की संज्ञान का लक्षण प्रस्तुत करती हैं। वे हैं आध्यात्मिक और अतार्किक सोच, यानी कि इस अवस्था में बच्चे सोचते हैं कि निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन होता है। वे प्रत्येक गतिमान वस्तु को जीवित समझते हैं। उदाहरण के लिए आपने बच्चों को यह तर्क देते हुए सुना होगा कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह जीवित है, अगर वह गतिमान नहीं है तो वह जीवित नहीं है। इसीलिए बच्चा इस अवस्था में बादल को जीवित चीज मानता है। जो ये अवस्था है उसमें आध्यात्मिक और अतार्किक सोच की, उस सोच में बच्चा जो है निर्जीव चीजों को भी अपनी सजीव चीजें मानने लगता है। जैसे कि जब बच्चा ट्रेन में सफर करेगा तो उस टाइम पर वो क्या कहेगा कि पेड़ चल रहे हैं, जबकि पेड़ कभी नहीं चल रहे होते, ट्रेन चल रही होती है। अब क्या पेड़ कभी चल सकते हैं? नहीं, पेड़ नहीं चलते हैं। तो ये अवस्था जब बच्चे की होती है तो आध्यात्मिक और अतार्किक सोच का परिणाम होती है। किस चीज के परिणाम स्वरूप बच्चे निर्जीव वस्तुओं में जीवन मानते हैं? आध्यात्मिक और अतार्किक सोच के अंतर्गत। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आध्यात्मिक और अतार्किक सोच किस अवस्था के अंतर्गत आती है? प्याजे की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, इस तरीके से याद। आगे आत्म केंद्रिता। बच्चे सोचते हैं कि सभी उनकी तरह सोचते हैं और सभी कुछ जो वह सोचता है या करता है वह ठीक है और दूसरे के दृष्टिकोण को सही नहीं मानता है। जैसे कि आप छोटे बच्चे को कुछ चीज समझाओगे, स्कूल में मान लो कोई चीज टीचर से गलत समझा दी गई है कि भाई बेटा ये ऐसे, और फिर घर पर आप कहोगे कि नहीं थोड़ी मैम से गलती हो गई है, इसको ऐसे करना है बेटा, तो फिर बच्चा कहेगा नहीं आप गलत हो, मेरी मैडम सही है। उसकी जो ये सोच है कि आप गलत हो मेरी मैडम सही है, तो वो बताती है कि बच्चा आत्म केंद्रित है, वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। या अगर आप बच्चे को कोई क्वेश्चन किसी दूसरे तरीके से करवाओगे और स्कूल में टीचर ने किसी दूसरे तरीके से करवाया है दोनों ही सही, पर बच्चा आपके तरीके को गलत मानेगा और दूसरे जो उसके टीचर ने बताया उसको सही मानेगा, जबकि दोनों सही है। वो अपनी बात को ही अड़ाएगा कि मैं सही कर रहा हूँ, मेरे टीचर ने बताया है तो मैं सही ही हूँ, आप गलत हो, ये ऐसे नहीं सोल्व होगा, मैं तो इसे ऐसे ही सोल्व करूंगा। तो ये जो सोच है बच्चे के अंदर वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है, जिसमें आत्म केंद्रिता का गुण है। ठीक है, तो आत्म केंद्रिता का गुण बच्चे में किस अवस्था में डेवलप होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, आगे है विपरीत या पलटकर। विपरीत या पलटकर सोचने की शक्ति। बच्चे किसी भी गतिविधि में इस क्षमता को समझ नहीं पाते कि वे किसी घटना
के वास्तविक प्रारंभिक बिंदु पर अनुगम करके पहुंच सकते हैं। इस अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर ये भावना जो है, इसकी विपरीत या पलट कर सोचने की शक्ति, इसका विकास ज्यादा नहीं हो पाता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक लंबे गिलास में पानी को एक चौड़े बर्तन में उड़ेला जाए तो अपनी स्थिति में वापस लाने के लिए पानी को वापस लंबे गिलास में डाला जा सकता है। बच्चों में इस प्रकार की सोचने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। यानी कि अगर पानी का गिलास है आपके पास और आपने उस पानी के गिलास को किसी कटोरे में डाल दिया, पानी को कटोरे में डाल दिया, अब आप बच्चे को कहोगे कि ये पानी उतना ही है और इसको वापस उसमें डाल दो, तो वो बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि भाई ये पानी इतना ही है। हो सकता है वो गिलास में जब पानी उसे ज्यादा समझे और जब कटोरे में उसे कम समझे, पर जबकि ऐसा नहीं है। और वापिस गिलास में डालने में भी बच्चे को जो है दिक्कत आएगी, वो पानी नीचे खिंडा देगा। आप देखते होंगे जो अगर आप 2 से 7 साल की उम्र के बीच के बच्चे को ये कहोगे कि बेटे पानी लेके आओ, तो वो जब पानी लेके आएगा तो रास्ते में उसकी कुछ ना कुछ बूंदे टपक जाएंगी। ठीक है, हो सकता है कि ज्यादा भी टपक जाए। तो यानी कि बच्चे के अंदर ये जो क्षमता है कि पलटावीकरण की, वो उसके अंदर विकसित नहीं हो पाती है। ठीक है, अब हर बच्चे की स्थिति भी अलग अलग होती है। कोई बच्चा परफेक्ट भी हो सकता है, वरना ज्यादातर आप देखोगे कि जब बच्चा सामान लेकर के आएगा तो बिल्कुल धीरे धीरे चल करके आएगा कि उससे नीचे ना गिर जाए। रसोई में मम्मी कह देगी कि बेटे आराम से चीज लेके जाना, गिरनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। या आप उसे ये कहो अगर कि भाई ये कटोरा है, इसमें दूध है और तुम इसे गिलास में डाल दो, तो उसमें भी बच्चे को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, वो नीचे खिंडा देगा। ठीक है, या ये कहेगा कि नहीं मम्मी आप ही डाल। आगे संरक्षण। ठीक है, इस अवस्था में बच्चों में संरक्षण करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। ऐसा तब होता है, यानी कि इस अवस्था में तो अभाव मिलेगा बच्चों के अंदर किसका, संरक्षण का। ऐसा तब होता है जब बच्चा यह समझने में असफल होता है कि वस्तु की बाह्य आकृति बदलती है, परंतु वस्तु की भौतिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वह पहले जैसी ही रहती है। उदाहरण के लिए अगर हम पानी की समान मात्रा को एक लंबे और चौड़े 2 गिलासों में उड़ेले और बच्चे से पूछेंगे किस गिलास में पानी ज्यादा है, बच्चे का इशारा उस गिलास की तरह होगा जिसमें उसे पानी ज्यादा लगता है। यानी कि जिसका पानी उसे ज्यादा लगेगा उसमें ही बच्चा कहेगा कि भाई इसमें पानी ज्यादा है। जैसे कि अगर एक गिलास आपका छोटा है पर चौड़े साइज का है, पानी उसमें जितना है उतना ही पानी आप एक पतले और लंबे गिलास में डाल दो, तो इस उम्र के बच्चों के सामने जब आप पूछोगे कि दोनों में से किस गिलास में पानी ज्यादा है, तो जो गिलास उसे लंबा दिखाई देगा वो उसे कहेगा कि इसमें पानी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो उसे लंबा दिखाई दिया, लंबे का मतलब पानी ज्यादा है, छोटे का मतलब पानी कम है। तो बच्चे के अंदर संरक्षण की जो पावर है वो क्या है, इस अवस्था में कम होती है। ठीक है, इन्हीं क्षमताओं के अभाव के कारण बच्चे के लिए विविध परिप्रेक्ष्य में परिस्थितियों को समझना, एक से अधिक विशेषता वाली वस्तु को वर्गीकृत करना कठिन हो जाता है। और यही वजह है कि बच्चा एक से अधिक विशेषताओं वाली जो चीजें हैं उन्हें अलग अलग वर्गीकृत नहीं कर पाता है। तो यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर संरक्षण की भावना की कमी होती है, पलटावीकरण की भावना की कमी होती है, बच्चे के अंदर आत्म केंद्रिता का भाव बच्चे के अंदर जागृत होना शुरू हो जाता है। वो अपनी ही बात को सही मानता है कि भाई उसे जो कहा वही सही है। आध्यात्मिक और अतार्किक सोच बच्चे के अंदर आ जाती है कि भाई निर्जीव वस्तुएं जो है वो भी सजीव है क्योंकि वो चल रही है। जैसे रेलगाड़ी से जाते हुए वो ये कहेगा कि भाई पेड़ चल रहे हैं, या बादलों को देखेगा तो कहेगा कि बादल चल रहे हैं तो बादल जिंदा है। ठीक है, और पूर्व तर्क संगत की अवस्था है, बच्चे की तर्क करने की शक्ति इसमें पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है।
ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी, नेक्स्ट हम कल करेंगे।